नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पश्चिमी राजनीति विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्लेटो पर 3 वीडियो बनाई, अरस्तु पर 2 वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हमने चर्च राज्य संघर्ष से संबंधित जो विचारक थे, ईसाईवादी और अरस्तुवादी, उन पर सामान्य चर्चा की। फिर हमने संत थॉमस एक्विनास पर चर्चा की और आज हम एक अरस्तुवादी विचारक पर ही चर्चा करते हैं जिनका नाम है निकालो मैकियावेली। पूरा नाम इनका क्या है वो भी ध्यान रखना है, निकालो डी बर्नेडो डई मैकियावेली। तो मित्रों, यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मैकियावेली का पूरा नाम क्या है, तो निकालो डी बर्नेडो डई मैकियावेली है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों, हम इसके मैं जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा जब भी पश्चिमी विचारक पढ़ें तो आपको कम से कम उनकी जीवन परिस्थिति अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि उनके विचार जो हैं जीवन परिस्थितियों पर ही आधारित हैं। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था, इटली में हुआ था। इटली में 5 गणराज्य थे उस समय और फ्लोरेंस गणराज्य से संबंधित ये थे मैकियावेली। पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा है फ्लोरेंस, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये फ्लोरेंस गणराज्य से संबंधित थे। तो उस समय इटली 5 गणराज्यों में बटा हुआ था और 5 पर कहीं ना कहीं पादरी का या पोप का प्रभाव भी अधिक था। तो मैकियावेली बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। अपनी मेहनत और लगन से ये विदेश विभाग में उच्च पद पर भी पहुंचे थे। लेकिन उस समय जो मैकियावेली के समय शासक थे वो सावरनोला थे। वो कहीं ना कहीं ईसाईवादी विचारक थे या ईसाईवादी थे और वो पादरियों के संपर्क में आकर कहीं ना कहीं उन्होंने सेना का भी गठन नहीं किया था। यानी कि वो कहीं ना कहीं पोप के प्रभाव में थे, पादरियों के प्रभाव में थे और उनके अनुसार ही अपना शासन का संचालन करते थे। इसलिए उन्होंने सेना का भी गठन नहीं किया था। और कहीं ना कहीं पोप ने कह भी रखा था कि ईसा मसीह आएंगे, आपको बचाएंगे, आपको सेना की जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन उसी समय क्या है, स्पेन ने आक्रमण किया फ्लोरेंस पर और वहाँ हाहाकार मच गया। उसकी जनता को बहुत बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद जनता की स्थिति दयनीय हो गई। तो लास्ट में जनता ने कहा कि भाई क्या हुआ, क्यों इस तरीके से हमें लूटा गया, क्या परिस्थितियां हुई, ईसा मसीह क्यों नहीं आए हमें बचाने के लिए। तब पादरियों ने उल्टा सावरनोला शासक पर ही आरोप लगा दिया कि इन्होंने पूजा अर्चना ढंग से नहीं की है, इन्होंने पूजा अर्चना में ही कहीं व्यवधान डाला है, इसलिए ईसा मसीह नहीं आए। तो जनता और पादरियों ने मिलकर सावरनोला शासक को जिंदा जला डाला। तो इसे इतिहास में सावरनोला घटना के नाम से जानते हैं। सावरनोला घटना क्या है कि वहाँ के शासक सावरनोला को जनता ने और पादरियों ने मिलकर जिंदा जला दिया। तो इससे निष्कर्ष भी मैकियावेली निकालते हैं। मैकियावेली कहते हैं मानव मूलतः असामाजिक अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, अविवेकी प्राणी है। तो ऐसा निष्कर्ष भी मैकियावेली इसी सावरनोला घटना के आधार पर निकालते भी हैं। सावरनोला की जैसे हादसे में मृत्यु के बाद, इस घटना की के बाद मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद सावरनोला की मृत्यु के बाद मैकियावेली को भी उच्च पद से हटा दिया गया और उसे जेल में भी डाल दिया गया। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं, इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं वो दोस्तों की मदद से जेल से तो मुक्त हो गया, लेकिन शर्त लगा दी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। इसलिए उसने अपना अंतिम जीवन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत किया, अपने फार्म हाउस पर व्यतीत किया और यहीं पर उसने अपनी फेमस रचना जो प्रिंस थी लिखी। उनकी फेमस रचना प्रिंस ही है, प्रिंस। तो प्रिंस उनकी फेमस रचना है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रिंस के बारे में थोड़ा सा आपको जानना भी है कि प्रिंस में वो कहता है कि मनुष्य नकारात्मक प्राणी है, असामाजिक अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, अविवेकी प्राणी है। यानी कि इसमें मानव प्रकृति का नकारात्मक चित्रण करता है। प्रिंस मेनली इटालियन भाषा में लिखी गई है और इसका मूल नाम भी प्रिंसिपी है। मूल नाम प्रिंसिपी है और इसके 26 भाग हैं। कितने भाग हैं? 26 भाग हैं। इसका पहला जो भाग है वो 1513 में ही प्रकाशित हो गया था, लिखा गया था। 1524 में ये पूर्ण रूप से लिखी गई थी और 1532 में प्रकाशित हुई थी। अब 3 डेट ध्यान रखना है। इसका पहला भाग कब लिखा गया था? 1513 में। संपूर्ण रूप से कब लिखी गई थी? संपूर्ण रूप से कब लिखी गई थी? संपूर्ण रूप से लिखी गई थी 1524। प्रकाशित कब हुई? 1532।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको तनाव नहीं लेना है। फिर उसकी दूसरी रचना थी कि बेसिकली डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में वो कहता है मानव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व पाए जाते हैं। तो दूसरी रचना उसकी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है। फिर उन्होंने आर्ट ऑफ वार बेसिकली किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ फॉलरेंस और मैंड्रोगोला जैसी पुस्तकें भी लिखी। कौन कौन सी लिखी? द आर्ट ऑफ वार, पहला तो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी तो आपको ध्यान रहनी चाहिए, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। इसमें मानव का दोनों पक्ष बताता है, कहता है मानव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। तब पूछे किस पुस्तक में मैकियावली ने बताया कि मानव में सकारात्मक और नकारात्मक तत्व पाए जाते हैं, ये। लेकिन सिंपली मनुष्य को कैसा मानता है, क्योंकि उसकी मूल पुस्तक प्रिंस है, प्रिंस में वो नकारात्मक प्राणी ही मानता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और पुस्तकें कौन सी हैं? द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी किताब है उसकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी उनकी प्रमुख रचना है, मैंड्रोगोला भी उनका प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार से मैकियावली ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस की भी, आर्ट ऑफ वार की भी, और ऐसी पुस्तकों की रचना करके फिर लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो भी एक रचना है, लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली वो लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो की भी एक पुस्तक नाम से लिखते हैं। तो इस प्रकार से मैकियावली ने लेखन कार्य व्यापक रूप से किया है, वृहद रूप से किया है। तो ये बातें ध्यान रखना है। पहला तो उसकी पुस्तक, मेन पुस्तक कौन सी है? प्रिंस, जिसका पहला अध्याय कब लिखा गया था? 1513 में। संपूर्ण रूप से कब लिखी गई थी? 1524 में, और 1532 में प्रकाशित हुई। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में वो मानव का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रकृति बताता है, और बेसिकली इसमें ये सारी चीजें कहता भी है। तो ये पुस्तक जो है 1517 में लिखी गई थी और 1531 में प्रकाशित हुई थी। अभी मैं पीपीटी के माध्यम से भी आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और मैंड्रोगोला, लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो उसकी प्रमुख किताबें थीं। इसके साथ साथ मैकियावली ने कौन सी अध्ययन पद्धति अपनाई, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैकियावली ने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। तो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में बेसिकली क्या किया जाता है? किसी भी राजनीतिक घटना या संस्था का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है। कि मान लीजिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, अध्यक्षात्मक। तो इतिहास में देखें तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली इतिहास में रही है, इसलिए कहेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैकियावली ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति अपनाता है और विभिन्न पुस्तकों की रचना करता है। तो मैं अब मैकियावली का जीवन परिचय, अध्ययन पद्धति और पुस्तकें आपको पीपीटी के माध्यम से बताने की चेष्टा करता हूं। आइए मित्रों, तो देखते हैं पहला जीवन परिचय। मैकियावली का जन्म इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में 1469 ईस्वी में हुआ था। मैकियावली के समय इटली 5 गणराज्यों में विभाजित था और 5 गणराज्यों में पोप और ईसाईयत का प्रभाव था। मैकियावली के समय फ्लोरेंस पर सावर्नोला का शासन था। किसका शासन था? सावर्नोला। ये सावर्नोला शासक थे, तो आप ध्यान से देख भी सकते हैं। आगे देखिए, सावर्नोला ने पादरियों की बातों में आकर सेना का गठन नहीं किया था। जब स्पेन ने फ्लोरेंस पर आक्रमण किया तो सावर्नोला जनता की रक्षा ना कर सका और जनता ने पादरियों के साथ मिलकर सावर्नोला को जिंदा जला डाला। इसे इतिहास में सावर्नोला घटना के नाम से जानते हैं। इसी आधार पर मैकियावली भी, इस घटना के आधार पर मैकियावली निष्कर्ष निकालता है कि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक, अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, अविवेकी प्राणी है, क्योंकि वो अपने अच्छे बुरे में भी अंतर नहीं कर पाता। इसलिए मैकियावली कहता भी है, मैकियावली का कथन भी है कि मानव जो है चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है, क्योंकि चालाक व्यक्ति उसे बार बार खिलौना समझ के खेलता रहता है और निरंकुश मनुष्य उसका वध कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे, सावर्नोला की मृत्यु के बाद मैकियावली को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद से जेल से रिहा हुआ, लेकिन किस शर्त के साथ कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। उसने अपना अंतिम समय ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत किया और यहीं पर अपनी प्रिंस नामक श्रेष्ठ पुस्तक की रचना की। मैकियावली के समय फ्लोरेंस का पोप पादरी कौन था? मैन लियो X था। ये भी मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि मैकियावली के समय पोप कौन था, पादरी कौन था? लियो X था।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद मैकियावली की अध्ययन पद्धति और पुस्तकें। तो मैकियावली ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है। मैंने जैसा भी आपको बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में किसी भी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है। उसको सही या गलत भी ऐतिहासिक आधार पर ठहराया जाता है। वर्तमान आधुनिक युग में ऐतिहासिक पद्धति का जनक जीएस सेबाइन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीएस सेबाइन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैकियावली की कौन कौन सी पुस्तकें थी, वो पुस्तकें भी मैंने बताया। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इसकी द प्रिंस। ये मैकियावली की श्रेष्ठ रचना है। इसमें मैकियावली कहता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक या नैतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? असामाजिक या नैतिक प्राणी है। इसी आधार पर मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। कहता है जब मनुष्य ही अपनी प्रकृति से असामाजिक या नैतिक प्राणी है तो निरंकुश राजतंत्र ही होना चाहिए। मूल रूप से ये पुस्तक इटालियन भाषा में लिखी गई है और इसका मूल नाम प्रिंसिपी है। ये भी मैंने आपको भी बताया था। फिर इसमें 26 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय 1513 में लिखा गया। संपूर्ण रूप से ये 1524 में लिखी गई और 1532 में प्रकाशित हुई। अब ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रिंस से कि भाई इसमें मनुष्य को कैसा मानता है? असामाजिक अनैतिक प्राणी। इसी आधार पर मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ये कौन सी भाषा में लिखी? इटालियन में। इसका मूल नाम क्या है? प्रिंसिपी। कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय कब लिखा गया? 1513 में। संपूर्ण रूप से कब लिखी गई? 1524 में। और ये प्रकाशित कब हुई? 1532 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको सबके सब ध्यान भी रखने चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं मित्रों। इनकी दूसरी पुस्तक है द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। यह पुस्तक 1517 में लिखी गई और 1531 में प्रकाशित हुई और इसमें कहता है मानव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है कि मैकियावली मानव प्रकृति को मानता है ए सकारात्मक ब नकारात्मक स दोनों या डी में कोई नहीं, तो आप क्या मानेंगे? मूलतः तो नकारात्मक ही मानता है। लेकिन पर्टिकुलर जब इस किताब का नाम लेकर आ जाए कि मैकियावली कौन सी पुस्तक में मनुष्य को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व बताता है मानव में, तो कौन सी पुस्तक है? डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। ये कब लिखी गई थी? 1517 में। प्रकाशित कब हुई थी? 1531 में। फिर इनकी किताब है मैंड्रोगोला, मेनली काव्यों को संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। 1518 में लिखी गई। द आर्ट ऑफ वार में युद्ध की कलाओं की चर्चा करता है। ये 1520 में लिखी गई। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, 1520 से 25 के मध्य लिखी गई। द लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो ये 1532 की, इनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं प्रकाशित हुई। तो ये बातें आपको सारी किताबें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब मैंने आपको मैकियावली का जीवन परिचय, अध्ययन पद्धति और पुस्तकों के बारे में बताया। अब हम मैकियावली के राजनीतिक विचारों पर चलते हैं और मैकियावली के राजनीतिक विचारों पर चलने से साथ साथ तो हम पहले मैं आपको वैसे सिंपली बता देता हूँ मैकियावली के कौन से विचार हैं। मानव प्रकृति संबंधी विचार उसके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों मैकियावली पर कुछ लोगों ने, विद्वानों ने आधुनिक युग में पुस्तकें लिखी हैं, हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, पहला है स्किनर तथा प्राइस। इन्होंने प्रिंस नामक पुस्तक 1988 में लिखी है। कब लिखी स्किनर तथा प्राइस ने किताब? प्रिंस। कब लिखी? 1988 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। जॉन प्लेमिनेन मैन एंड सोसाइटी किताब लिखते हैं। कौन सी किताब लिखते हैं? मैन एंड सोसाइटी। मैन है, माइंड नहीं है। माइंड एंड सोसाइटी किताब तो परेटो की है 1916 की, लेकिन मैन एंड सोसाइटी किसकी है? जॉन प्लेमिनेन की है, जो 1965 में लिखी गई। जेनसन डी लेमर किताब लिखते हैं मैकियावली सिनिक पैट्रियाट 1960 में। मार्क हुलिंडा सिटीजन मैकियावली किताब लिखते हैं 2017 में। कैथरीन जुकरेट मैकियावली पॉलिटिक्स लिखती हैं 2017 में। डेनिस डिड्रोट मैकियावलिनिज्म किताब लिखते हैं। तो ये किताबें मैं दोबारा से एक बार कह देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है मित्रों। स्किनर तथा प्राइस की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंस। जॉन प्लेमिनेन की किताब का नाम क्या है? मैन एंड सोसाइटी। जेनसन डी लेमर की किताब का नाम क्या है? मैकियावली स्निक पैट्रियाट 1960। मार्क हुलिंडा की सिटीजन मैकियावली, और उसके बाद कैथरीन जुकरेट की है मैकियावली पॉलिटिक्स, और 2017 की डेनिस डिड्रोट की किताब है मैकियावलिनिज्म। तो ये आपको सारी किताबें भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये किताबें भी आपको पता रहनी चाहिए। जॉन एम नजमे की है द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू मैकियावली 2010 की। बिटवीन फ्रेंड्स की है डिस्कोर्सेज ऑन पावर एंड डिजायर इन मैकियावली 2019 की।
जियोवनी गर्वोनी की किताब है 500 ईयर ऑफ इटालियन स्कॉलरशिप इन मैकियावली। रॉबर्ट इटोलिफी की किताब है द लाइफ ऑफ निकालो मैकियावली। चार्ल्स सेबरमान की है निकालो मैकियावली। क्वांटिन स्किलन की है मैकियावली ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। ये 2000 की है। मित्रों उनके सन भी याद रहें तो ठीक है, लेकिन सन याद नहीं रहता तो नाम तो कम से कम ध्यान रहना चाहिए कि बेसिकली किताबें हैं और ये किताबें इन लेखकों ने मैकियावली से संबंधित आधुनिक अध्ययन के संदर्भ में लिखी भी हैं। तो मैं एक बार फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट किताब हैं। इसमें पहली वाली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? स्किनर तथा प्राइस की प्रिंस, जाल प्लेमनिन की मैन एंड सोसाइटी, जेनसन डी लेमर की मैकियावली सिनिक पैट्रियट, और चौथा मार्क हुलिंडा की सिटीजन मैकियावली, और कैथरीन जुकरेट की है मैकियावली पॉलिटिक्स। तो ये 5 किताबें 2 और मिलाएं तो पांचों आपको याद रहनी चाहिए। सन सहित रहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिंपली भी याद कर सकते हैं कि भाई मैकियावली पॉलिटिक्स की बात कैथरीन जुकरेट करती हैं, मार्क हुलिंडा की किताब का नाम सिटीजन मैकियावली, दोनों 2017 की हैं। और ये तो इग्नू में भी दे रखी हैं, इग्नू के नोट्स भी देखेंगे तो वहां भी आपको ये दोनों किताबें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं मित्रों कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है। जॉन नेब्रेज की है द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू मैकियावली। ठीक है, तो बिटवीन फ्रेंड्स की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 की है। डिस्कोर्सेज ऑन पावर एंड डिजायर इन मैकियावली, जियोन गर्वे की है 500 ईयर ऑफ इटालियन स्कॉलरशिप ऑन मैकियावली, ये 2013 की है। तो इसमें बिटवीन फ्रेंड्स की किताब आपको याद रहनी चाहिए, जियोगिनी गर्वोनी की किताब ध्यान रहनी चाहिए, और साथ में रॉबर्ट रिडोल्फी की किताब द लाइफ ऑफ निकालो मैकियावली, और क्वांटिन स्किनर की किताब है ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैकियावली, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2000 की है। तो ये सारी पुस्तकें जो मैंने बताया टिकर मार्क वाला, कम से कम आप ये तो याद करके रखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप सब कर लेंगे। फिर मैकियावली क्या क्या नवीन शब्दावलियां देता है, कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं जो मैकियावली से जुड़ी हुई हैं, अब हम उन पर भी चर्चा मित्रों करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, वर्चू की बात करता है। वर्चू का सिंपल जो प्लेटो है, सुकरात है, वो सद्गुण से अर्थ लगाते हैं वर्चू का मतलब सदाचार, सद्गुण। लेकिन मैकियावली कहता है वर्चू का मतलब रहता है कला में निपुणता होना, यानी कि शासक में कितनी क्षमता है शासन करने की, वो वर्चू है। तो बेसिकली ये क्षमता से लेता है, वर्चू का मतलब कला में निपुणता से लेता है कि भाई आप पढ़ कितना पाते हैं, ये वर्चू है। आप अपने उद्देश्य को कितना पूरा कर पाते हैं, ये निपुणता है। तो कला में निपुणता होना, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कितने पूर्ण है, वही वर्चू है। फिर भीड़ की भी, मल्टीट्यूड की भी, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है और कहता है कि वास्तव में भीड़ जो ऐसे मानव का समूह है जो राजनीतिक समूह नहीं है, एक अराजक समूह है। ये भीड़ की बात भी करता है और भीड़ का सर्वप्रथम शब्द का भी प्रयोग करता है, मल्टीट्यूड का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहते हैं। तो भाई आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता किसको कहते हैं? मैकियावली को। तो ये 3 बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो वर्चू का मतलब सद्गुण नहीं बताता, कला में निपुणता बताता है, अपनी क्षमता में निपुणता बताता है कि क्षमतावान होना चाहिए। भाई शासक भी ऐसा हो क्षमतावान, कोई भी कार्य करे उसमें निपुणता आनी चाहिए, वही कला है, वही वर्चू है, वही सद्गुण है, ये बताता है। फिर भीड़ मल्टीट्यूड की परिभाषा भी पहली बार देता है, कहता है भीड़ क्या है? एक अराजक समूह है जो राजनीतिक नहीं है। तो बेसिकली ये भी परिभाषा देता है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी किसको कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता, ये मैकियावली को कहा जाता है। तो ये 3 शब्दावलियां, ये 3 सेंटेंस में जो क्वेश्चन हैं वो भी आए तो आपको पता रहना चाहिए। भाई प्लेटो सुकरात ने वर्चू का मतलब सद्गुण बताया है और मैकियावली उसका यथार्थवादी अर्थ क्या बताता है? कला में निपुणता, कला में निपुणता या शासन करने की क्षमता से है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेसिकली मैकियावली ने नवीन अर्थ बताया, यथार्थवादी अर्थ बताया वर्चू का। और आज वर्चू का मतलब भी यही है, सद्गुणी वही है जो अपने कार्य में निपुण हो। भाई कहते हैं बहुत ही मेहनती व्यक्ति, जैसे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ तो मैं अपनी कला में निपुण हूँ। आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप निपुण हैं। यदि हम अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाते तो हम निपुण नहीं हो सकते, तो वर्चू नहीं है। ये बेसिकली मैकियावली कहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं मैकियावली के
प्रमुख विचार क्या क्या हैं। तो पहला है मानव प्रकृति संबंधी विचार। तो मानव प्रकृति संबंधी विचार हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं मैकियावली मानव प्रकृति के बारे में क्या कहता है। लेकिन मैंने बताया इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, सबसे महत्वपूर्ण तो प्रिंस ही है। लेकिन पहले चर्चा करते हैं डिस्कोर्सेज ऑन लिवी की, जो बेसिकली 1517 में लिखी गई, 1531 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मैकियावली कहता है मानव प्रकृति में सद्गुण और दुर्गुण दोनों पाए जाते हैं, यानी कि मानव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अपनी जो मूल पुस्तक जो प्रिंस है उसमें वो कहता है मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है, असामाजिक है, सामाजिक नहीं असामाजिक अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है। किससे? शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, अविवेकी प्राणी है। अविवेकी का मतलब है अपने अच्छे बुरे में भी अंतर नहीं कर पाता, कि उसको हमेशा जो लोग गलत रास्ता बताते हैं उसका अनुकरण करता है, जो लोग सही रास्ता बताते हैं उसका अनुकरण नहीं करता है, इसलिए मानव अविवेकी है। इस संदर्भ में मैकियावली का कथन भी है मानव चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना, निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है। तो किसका शिकार हो जाता है? निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है। मानव चालाक मनुष्य का हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है। तो अविवेकी प्राणी है। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ मानव प्रकृति संबंधी विचार बेसिकली क्या है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में क्या कहता है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों तत्व। लेकिन प्रिंस में क्या कहता है? मानव अपनी प्रकृति से नकारात्मक प्राणी है, असामाजिक अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, और इसका सबसे बड़ा अवगुण है अविवेकी है, अपने अच्छे बुरे में भी अंतर नहीं कर पाता, जो लोग इसे गलत दिशा देते हैं उसकी तरफ भाग जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावली का कथन भी है मानव चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है। और वास्तव में देखें तो आज चाहे कोचिंग जगत हो या राजनीति जगत हो, सब में वो चालाकी पूर्ण तरीके से झूठ बोल देता है वाक कला में, बस आपको प्रभावित कर देता है, आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं और यथार्थ से आप दूर रहते हैं। यही बात मैकियावली कहता है, आप अपने अच्छे बुरे में समझें, यथार्थ को समझें, तभी आप अविवेकी नहीं रहेंगे। भाई कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, बस पीछे चलना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। आपको देखना है जो भी भाई वास्तव में कोर्स हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ आपको नाटक बताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन आज अविवेकी हो गए हैं, जो आपको गलत रास्ता बताएगा आप उसके साथ चल देते हैं। तो कहता है निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि निरंकुश मनुष्य भी जब उसका यूज करना होता है तो उसका समर्थन करता है, जैसे काम खत्म उसे भी मरवा देता है। तो ये बातें मैकियावली मानव प्रकृति के आधार पर कह देता है। तो इसी मानव प्रकृति के नकारात्मक चित्रण के आधार पर मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, जब कहता है मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक नैतिक प्राणी है, तो शासन भी निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, शक्ति पर आधारित होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, राजनीति, नैतिकता और धर्म संबंधी विचार क्या देता है मैकियावली? मैकियावली कहता है कि चूंकि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक या नैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति और नैतिकता का भी कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति और नैतिकता का भी पृथक्करण होना चाहिए। जब मैकियावली राजनीति और नैतिकता का चूंकि पृथक्करण कर देता है, इसलिए उसको शक्ति राजनीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति राजनीति का जनक, यथार्थवाद का जनक, क्योंकि कहता है राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। जैसे गांधी जी ने तो कहा था कि राजनीति नैतिकता से जुड़ी हुई है, लेकिन मैकियावली कहता है नहीं, चूंकि मानव प्रकृति से असामाजिक नैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति और नैतिकता का भी संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार मैकियावली शक्ति राजनीति की बात कर देता है। फिर मैकियावली नैतिकता के दोहरे मापदंड भी बताता है। तो कहता है शासक की नैतिकता तो है निरंतर शक्ति का अर्जन करना, अपने शासन को मजबूत करना, और जनता की नैतिकता बताता है शासक के आदेशों की पालना करना। तो देखो नैतिकता के दोहरे मापदंड बताए जो भी शक्ति पर आधारित हैं, यानी कि शासक की नैतिकता किसमें नहीं थे? शक्ति अर्जन में। तो देखा जाए तो मैकियावली नैतिकता का अर्थ ही अलग बता देता है। जिस प्रकार से आज मार्गेंथो भी इस प्रकार की चर्चा कहता है कि कहता है यथार्थवादी सिद्धांत नैतिकता की उपेक्षा नहीं करता, परंतु किसी भी शासक की नैतिकता राष्ट्र राज्य की शक्ति में ही, राष्ट्र हितों की वृद्धि में ही निहित है। भाई राष्ट्र राज्य की नैतिकता क्या है? भाई राष्ट्र हितों की वृद्धि। तो कहीं ना कहीं जो मार्गेंथो आज अपने यथार्थवाद के नियम में कहता है, मैकियावली ने पहले ही कह दिया कि वास्तव में शासक की नैतिकता किसमें निहित है? शक्ति अर्जन में। और आज मार्गेंथो क्या कहता है? मार्गेंथो भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में जो यथार्थवाद के 6 नियम बताता है, उनमें से एक नियम कहता भी है कि वास्तव में राष्ट्र की नैतिकता क्या है?
अपनी शक्ति का अर्जन करना है। कहता है कि सिंपल राष्ट्रीय नैतिक नियम और सार्वभौमिक नैतिक नियम अलग भी होते हैं। राष्ट्रीय नैतिकता किस में निहित है? शक्ति अर्जन में निहित है। सार्वभौमिक नैतिकता त्याग बलिदान की बात करती है। तो जो ये आज मार्गेंथु कहता है वो कहीं ना कहीं वो तत्व हमें मैकियावली में भी देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो नैतिकता के दोहरे मापदंड मैकियावली क्या बताता है? शासक तो क्या करेगा? निरंतर शक्ति का अर्जन। शासक निरंतर शक्ति का अर्जन। ये मार्गेंथु से भी कहीं ना कहीं मैच करता है। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों मैं आपको बता भी देता हूं, आप इसमें गड़बड़ नहीं करें। तो थोड़ा सा नैतिकता के मैकियावली के दोहरे मापदंड, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मापदंड तो कहते हैं दो मापदंड बताता है दोहरे मापदंड में। पहला शासक की नैतिकता। शासक की नैतिकता क्या है? शक्ति अर्जन। शासक की नैतिकता शक्ति अर्जन में निहित है। नैतिकता शक्ति अर्जन में निहित है। अब देखा जाए, इसने कहा शासक की नैतिकता यह है, तो यही बात आज मैंने कहा मार्गेंथु कहता है। कौन कहता है? मार्गेंथु। आईआर में पढ़ेंगे आप मार्गेंथु को। तो मार्गेंथु अपने यथार्थवादी सिद्धांत में कहता है, उन्होंने किताब लिखी थी और बेसिकली यथार्थवादी हैं, यथार्थवादी सिद्धांत भी देते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। इनकी जो पुस्तक थी वो थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इस किताब में वो यथार्थवाद के 6 नियम भी बताते हैं। इसमें वो कहते हैं राष्ट्र की नैतिकता किसमें है? कहते हैं राष्ट्र की नैतिकता शक्ति अर्जन में निहित है। राष्ट्र की नैतिकता शक्ति अर्जन में निहित है। शक्ति अर्जन राष्ट्रीय हित की वृद्धि में निहित है। एक ही मतलब है। तो देखा जाए तो जो आज मार्गेंथु कह रहा है वृद्धि में निहित है, तो वही बात कहना कहीं मैकियावली ने इतने 100 साल पहले कह दी थी। तो दोनों लगभग, पहला पॉइंट इसका और मार्गेंथु का ये नियम लगभग सेम ही है। इसके बाद दूसरा क्या है? कहते हैं जनता की नैतिकता यह है वो शासक के आदेशों की पालना करे। तो इस प्रकार से मैकियावली नैतिकता के जो दोहरे मापदंड देता है वो भी शक्ति पर आधारित हैं, तो राष्ट्रीय हित की वृद्धि पर आधारित है। उसमें शासक को सलाह क्या दी है? निरंतर शक्ति का अर्जन। चलिए मित्रों आगे देखते हैं मैकियावली क्या कहता है। धर्म आधारित नैतिकता का विशेष रूप से विरोध करता है। मैकियावली कहता है धर्म आधारित नैतिकता है ये राज्य की शक्ति को कमजोर करती है और व्यवहार में धर्म आधारित नैतिकता का सिर्फ ढोंग किया जाता है, कोई अपनाता नहीं है। तो इसमें उदाहरण भी देता है। कहता है अनेक पादरी और जो पोप हैं वो खुद तो विलासिता का जीवन जीते हैं लेकिन जनता को त्याग बलिदान की बातें बताते हैं और कहते हैं धर्म आधारित नैतिकता राज्य को कमजोर भी करती है। इसलिए मैकियावली धर्म आधारित नैतिकता का विरोध करता है। इस प्रकार से देखे जाए तो मैकियावली राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करके तो शक्ति राजनीति की नींव रखता है, वहीं धर्म और राजनीति का पृथक्करण कर वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। तो किसका समर्थन करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैकियावली केवल शक्ति राजनीति की नींव नहीं रखता, साथ में धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी समर्थन करता है। अगले मैकियावली के जो विचार हैं राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है। कौन से विचार हैं? राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है। इसमें मैकियावली क्या कहता है? मैकियावली इसमें देखा जाए तो राज्य की कहता है उत्पत्ति ना तो सामाजिक संविधा के माध्यम से हुई है, ना देवीय सिद्धांत के माध्यम से हुई है। राज्य एक शक्ति पर आधारित संस्था है और बेसिकली आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? सुरक्षा के लिए। तो कैसा मानता है? राज्य शक्ति पर आधारित संस्था है, आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। इस प्रकार से देखें तो मैकियावली राज्य की उत्पत्ति के शक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन कर देता है। कौन से सिद्धांत का? शक्तिवादी सिद्धांत का। तो कहते भी हैं मैकियावली ओपनहाइमर ई जेंक्स की भांति शक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है? शक्तिवादी का। इसके अनुसार कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? शक्ति के माध्यम से हुई है, सुरक्षा के लिए हुई है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैकियावली राज्य की उत्पत्ति के शक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन करता है और राज्य को आकस्मिक संस्था मानता है। अब मित्रों हम आगे चलते हैं, आगे भी ध्यान रखते हैं कि बेसिकली
कि राज्य के कार्य क्या बताता है। मैकियावली राज्य का कार्य बाह्य आक्रमण से रक्षा, कानून व्यवस्था करना बताता है, लेकिन कल्याणकारी कार्य नहीं बताता। यहीं पर कहीं ना कहीं कहते हैं कौटिल्य और मैकियावली में अंतर भी आ जाता है। आप कौटिल्य की वीडियो जो आगे जाकर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में कौटिल्य और मैकियावली में कुछ समानताएं हैं, लेकिन अंतर आधारभूत यही है कि कौटिल्य प्रजा के कल्याण की बात करता है और मैकियावली कल्याणकारी नीतियों की बात नहीं करता। तो इस प्रकार से मैकियावली राज्य के कार्य कल्याण करना नहीं बताता, सामाजिक न्याय करना नहीं बताता, कल्याण नहीं बताता। इसलिए अमर्त्य सेन जैसे विचारक कहते भी हैं कि कौटिल्य और मैकियावली में आधारभूत अंतर है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता रहनी चाहिए कि राज्य का कार्य क्या बताता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। मैकियावली और राष्ट्र राज्य, मैकियावली राष्ट्र राज्य की बात करता है। अब राष्ट्र का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एकता। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक एकता। तो बेसिकली कहता है कि राष्ट्र, तो भारत जैसे उदाहरण देते हैं, भारत जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तभी भारत में मनोवैज्ञानिक एकता आ गई थी और राष्ट्र का निर्माण हो गया था। राज्य का मतलब है संप्रभुता से है। तो भारत में संप्रभुता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन मैकियावली बात करता है राष्ट्र राज्य की, यानी कि दोनों ही होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक एकता और संप्रभुता। तो इसलिए कहते हैं भारत में तो ऐसी कब आई राष्ट्र राज्य, मनोवैज्ञानिक एकता और संप्रभुता, दोनों एक साथ देखने को मिलती है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमने कहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंद्रपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि कह सकते हैं कि मैकियावली किसकी बात करता है, राष्ट्र राज्य की बात करता है। कहता है ऐसे राष्ट्र राज्य में संप्रभुता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक एकता होनी चाहिए, जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए, त्याग बलिदान की भावना होनी चाहिए। तभी राष्ट्र राज्य मजबूत होगा, तभी राज्य शक्तिशाली होगा। इसी संदर्भ में हरनेसा मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक भी कह देता है। क्या कह देता है हरनेसा, मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक किसने कहा, हरनेसा ने। फिर मित्रों ध्यान रखना है मैकियावली आधुनिक राज्य जितने बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। देखो नगर राज्य की बात तो अरस्तु ने की थी जो बहुत ही छोटे आकार का था। रेगनम की बात एक्विनास ने की थी जो प्रांत के समान था, जैसे आज राजस्थान हरियाणा प्रांत है ऐसे। लेकिन मैकियावली आधुनिक आकार के राष्ट्र राज्य की बात करता है तो बेसिकली आकार भी बड़ा बताता है जिसमें कई रेगनम प्रांत सम्मिलित होंगे। तो मैकियावली न केवल राष्ट्र राज्य की बात करता है, मनोवैज्ञानिक एकता की बात करता है संप्रभुता के साथ, बल्कि बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का भी समर्थन करता है। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए कि मैकियावली राष्ट्र राज्य में संप्रभुता, मनोवैज्ञानिक एकता और बड़े आकार तीनों बातों का समर्थन करता है। तो ये किसके बाद मित्रों आते हैं फिर आगे मैकियावली के संप्रभुता संबंधी विचार क्या है। मित्रों मैकियावली के संप्रभुता संबंधी विचार मैं बता देता हूं कि मैकियावली अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। कानूनी संप्रभुता क्या होती है, तो कानूनी संप्रभुता के अनुसार कि सिंपल संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, परंतु संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। कौन करती है, कार्यपालिका अर्थात शासक करता है। इसलिए मैकियावली कहता भी है विधायक ही विधि का निर्माता है, यानी कि शासक ही कानून का निर्माता है। मैं एक टेबल के द्वारा आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं संप्रभुता को, तो लो मित्रों समझते हैं, कोशिश करते हैं। संप्रभुता के मेनली दो सिद्धांत हैं, एक एकलवादी सिद्धांत है, एक बहुलवादी सिद्धांत है। एकलवादी सिद्धांत है, एक बहुलवादी सिद्धांत है। एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित होती है। कहाँ निहित होती है, राज्य में। संप्रभुता राज्य में निहित है। एकलवादी के अनुसार संप्रभुता राज्य में निहित है, राज्य में निहित है, ये कहते हैं। ठीक है ना, किसमें निहित है, राज्य में निहित है। साथ में कहते हैं राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में क्या रहता है, आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च रहता है। संप्रभुता के कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में क्या रहता है, सर्वोच्च। जैसे भारत का मैप है तो भारत आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है, भारत की अनुमति के बिना भारतीय भूमि पर कोई भी नहीं आ सकता। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहता है, बाह्य क्षेत्र में क्या रहता है, स्वतंत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में एकलवादी मानते हैं संप्रभुता राज्य में निहित है और राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में क्या होता है, स्वतंत्र होता है।
तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये एकलवादी मानते हैं, लेकिन एकलवादी में भी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है वो कहती है, ये बातें तो तीनों मानती हैं कि संप्रभुता राज्य में निहित है, राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है, बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। लेकिन संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, इसको लेकर एकलवाद में 3 शाखाएं हैं प्रयोग करने को लेकर, क्योंकि राज्य तो मूर्त है, राज्य स्वयं तो नहीं प्रयोग कर पाएगा। जो लोग कहते हैं संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है, वो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत देते हैं? कानूनी प्रभुसत्ता का। जो क्या कहते हैं कि संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका। इसके अनुसार संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी शाखा मानती है नहीं, कि संप्रभुता का प्रयोग संसद करती है। इसके अनुसार कौन करता है? संसद। ये कौन सा सिद्धांत देते हैं? राजनीतिक प्रभुसत्ता का। ये राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। किसका सिद्धांत देते हैं? राजनीतिक प्रभुसत्ता का। तीसरे कहते हैं नहीं, प्रयोग जनता करती है। कौन प्रयोग करती है? जनता। ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली एकलवाद की 3 शाखाएं, जो ये कहते हैं कि संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती है, शासक करते हैं, वो कानूनी प्रभुसत्ता की अवधारणा देते हैं। किसकी अवधारणा देते हैं? कानूनी प्रभुसत्ता की। इससे जुड़े हुए विद्वान भी हैं, बोंडा, होब्स, ऑस्टिन, बेंथम, एच.एल. हार्ट, हेंस केल्सन, ये सारे कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक प्रभुसत्ता की जो बात करते हैं कि संसद प्रयोग करती है, इसमें लोक, लिकोक, डाइसी, गार्नल, गिरक्राइस्ट जुड़े हुए हैं। जो कहते हैं जनता प्रयोग करती है, इससे बेसिकली भी अनेक विद्वान जुड़े हुए हैं, जैसे पाडुआ है और अल्थोजियस हैं, जे रूसो हैं, बंटर द चुनेल हैं। ये लोकप्रिय की बात करते हैं। लेकिन जो मैकियावली है वो यहाँ संबंधित है, यानी कि मैकियावली के अनुसार कार्यपालिका या शासक ही संप्रभुता का प्रयोग करता है। ये भी मानते हैं शासक का आदेशी कानून होता है। तो मैकियावली डायरेक्ट नाम तो संप्रभुता का नहीं लेता, लेकिन वो कह देता है शासक का आदेशी कानून है। इसी संदर्भ में मैकियावली का कथन भी है कि क्या कथन है? विधायक की विधि का निर्माता है, यानी कि शासक का आदेशी कानून है। तो देखिए कथन जो है वो ऑस्टिन के कथन से मैच करता है। ऑस्टिन क्या कहता है? शासक का आदेशी कानून है। एक ही मतलब है। वर्तमान में कानूनी प्रभुसत्ता का वास्तविक जनक किसको मानते हैं? ऑस्टिन को। ऑस्टिन का कथन क्या है? शासक का आदेशी कानून है। कहीं ना कहीं मैकियावली वही बातें कर रहा है, विधायक की विधि का निर्माता है, यानी कि शासक का आदेशी कानून है, कि वो विधायक ही बनाएगा। तो दोनों में साम्यता है, इसलिए कह सकते हैं मैकियावली कानूनी संप्रभुता का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। मैकियावली और संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार, ये भी मित्रों मैं आपको बता देता हूं। तो आपने अरस्तु में, एक्विनास में संविधानों के वर्गीकरण पर व्यापक चर्चा की है, लेकिन मैं आपको धीरे से बताना ही चाहता हूं। ये भी अरस्तु की भांति संख्या और हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं और 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां बताते हैं, 3 निकृष्ट बताते हैं। श्रेष्ठ शासन प्रणालियों में तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी की चर्चा करते हैं, और निकृष्ट शासन प्रणालियों में ये निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। लेकिन अरस्तु में मैकियावली में अंतर यह है, जहां अरस्तु पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहता है, वहीं मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, ऐसा राजतंत्र जो शक्तिशाली हो। तो ये दोनों में अंतर भी ध्यान में रखना है कि अरस्तु तो संवैधानिक तंत्र का समर्थन करता है, लेकिन मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, ऐसा राजतंत्र जिसमें शक्तिशाली हो, जो निरंकुशता का भाव लिए हो। आगे मित्रों चलते हैं कि मैकियावली के विचार क्या क्या हैं, वो भी हम देखते हैं। मैकियावली और शासक के सफलता के सूत्र, ये राज्य शिल्पकला के सिद्धांत, ये भी हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करने हैं व्यापक रूप से। मित्रों चलते हैं धीरे धीरे। एक्चुअली क्या है, चूंकि मैकियावली शक्ति पर आधारित विचार व्यक्त करता है और शासक को कहता भी निरंतर शक्ति का अर्जन करना है, इसलिए शासक को शक्ति पर ही आधारित सफलता के सूत्र प्रदान करता है, जिन्हें राज्य शिल्पकला के सिद्धांत या राज्य हितों की वृद्धि के सिद्धांत भी कह देते हैं। अब ये कैसे हैं सफलता के सूत्र? ये शक्तिपरक हैं, यथार्थवादी हैं, राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं। प्रिंस के 18वें अध्याय में इन पर चर्चा की गई है और ये राज्य हितों की वृद्धि के सिद्धांत भी इन्हें कह देते हैं।
तो इन्हें नाम क्या देते हैं? शक्ति शासक के सफलता के सूत्र, या राज्य शिल्पकला के सिद्धांत, या राज्य हितों की वृद्धि के सिद्धांत। कौन से अध्याय में दिए थे प्रिंस के? 18वें अध्याय में। प्रिंस में टोटल कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। अब क्या क्या शासक को शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र देता है? जैसे मित्रों, मैं भी आपको सफलता के सूत्र ही प्रदान कर रहा हूं कि वास्तव में मैकियावली पढ़ने में तो 5-7 साल लग जाते हैं, लेकिन हाँ, हम 1-2 वीडियो में उसको फिनिश कर डालते हैं। आपको टिप्स देते हैं कि ये याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आप परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे। लेकिन मेन इंटेंशन ज्ञान देना नहीं है, यहाँ भी हम सफलता के सूत्र ही प्रदान कर रहे हैं आपको। वही यथार्थवादी कहीं ना कहीं ये शासक को सफलता के सूत्र प्रदान करता है कि उसका शासन कैसे स्थिर रह पाएगा, कैसे प्रगति कर पाएगा, तो वो सलाहें देता है। अब सलाहें कौन कौन सी देता है सुनिए। पहली सलाह देता है कि शासक को निरंतर शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, क्योंकि शासक के पास जितनी अधिक शक्ति होगी और उसका शासन उतना ही अधिक स्थिर होगा, शक्तिशाली होगा। तो बेसिकली कहता है शासक को निरंतर शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। और वास्तव में हमें भी यही है, हम भी आपको यही सलाह देते हैं, भाई आप भी निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहो, निरंतर ज्ञान का अर्जन करते रहो। यहाँ वो पर आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक शक्ति की बात कर देता है, राज्य के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। तो दूसरा कहता है निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। कहता है कि वास्तव में शासक को निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। उससे क्या है, सैनिक शक्ति मजबूत होती है और कहीं ना कहीं युद्ध का भय भी समाप्त हो जाता है। तो शासक को दूसरी सलाह देता है निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे हम भी आपको सलाह देते हैं कि निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का पता नहीं चलता कब आयोजित हो जाए। तो कोविड के बाद तो वैसे भी टाइम टेबल निश्चित नहीं है, तो वैसे ये भी शासक को सूत्र प्रदान करता है कि उसे निरंतर क्या करना चाहिए, युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। फिर तीसरा कहता है शांति काल में शासक को बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। शांति काल में शासक को क्या करनी चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं, क्योंकि कहता है शांति काल में जनता का विद्रोह करने का भय रहता है, क्योंकि जब संकट रहता है उस समय तो राष्ट्रीय भावना रहती है, लेकिन जब शांति काल आ जाता है तो उस समय विद्रोह की भावना रहती है, शासक पर जनता शंका करने लगती है। इसलिए शांति काल में शासक को बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदान करनी चाहिए। जैसे अभी भी भारत में भी की जाती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बुलेट ट्रेन योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करे ताकि जनता बस विकास के नाम पर या खुशहाली के नाम पर राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। आगे कहता है शासक को शेर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए। शेर लोमड़ी की नीति का क्या तात्पर्य है वो मैं आपको अभी बताता हूं मित्रों। लोमड़ी की नीति से तात्पर्य अपनी गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। लोमड़ी का क्या मतलब है? लोमड़ी की नीति से गुप्तचर व्यवस्था क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होगी तभी शत्रुओं का ज्ञान होगा। तो कहता है गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और ताकि शत्रुओं का आसानी से ज्ञान हो सके। फिर कहता है अगर शत्रु का ज्ञान हो जाए तो उसे शेर की भांति निर्दयता पूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि शेर सीधे गर्दन पर वार करता है, हाथ पैर पर नहीं। तो कहता है शत्रु को माफ नहीं करना चाहिए, समाप्त। अगर शत्रु का ज्ञान हो जाए, उसको अगर छोड़ दिया तो फिर आपके साथ भी पृथ्वीराज चौहान जैसी घटना हो सकती है। छोड़ना नहीं है, उसको समाप्त करना है। ऐसी नीति कहता है शेर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए। तो मैकियावली की शेर लोमड़ी नीति को अब आधुनिक युग में बेसिकली 20वीं शताब्दी में प्लेटो ने प्रयोग किया था। प्लेटो एक अभिजनवादी विद्वान थे, तो उन्होंने प्रयोग किया था। तो बेसिकली वो कहते भी हैं प्लेटो, शासन का स्वरूप चाहे कोई भी हो उसमें अभिजन वर्ग का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? अभिजन वर्ग का। क्यों? क्योंकि शासक के पास बल और चातुर्य का लक्षण मिलता है। बल का मतलब शेर वाली नीति, चातुर्य का मतलब लोमड़ी वाली नीति। तो कौन सी पुस्तक में प्लेटो कहते हैं? माइंड एंड सोसाइटी 1916 में ये अभिजनवादी सिद्धांत देते हैं। कौन सा देते हैं? अभिजनवादी। कहते हैं अभिजन के पास चूंकि ये दो लक्षण होते हैं इसलिए वो अपने आप को शासन में बनाए रखता है और जनता को आम शासन से दूर रखता है। शासन में कैसे बना रहता है? इसके कारण। बल का मतलब सैनिक पुलिस शक्ति है। चातुर्य का मतलब यहाँ अंगणित के ज्ञान से, जोड़ तोड़ के ज्ञान से, कि जनता को कैसे अलग अलग करना है, कैसे जोड़ना है, ये सब नीतियां अभिजन वर्ग जानता है, इसलिए अपने आप को शासन में बनाए रखता है। फिर मैकग्रेगर भी लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान हैं जो संगठन के एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत देते हैं। कहते हैं एक्स सिद्धांत में तो भय और शक्ति पर आधारित, बेसिकली अनुशासन पर आधारित नियम अपनाए जाते हैं, जबकि वाई सिद्धांत में संचार विप्रेरणा के नियम अपनाए जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए मैकियावली की शेर लोमड़ी जो नीति है वो मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत पर
आधारित है। यद्यपि मैकग्रेगर तो वाई सिद्धांत को अच्छा मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि संगठन के दोनों नियम प्रचलित हैं। तो वास्तव में देखा जाए मैकियावली की शिरोमणि नीति मैकग्रेगर के कौन से नियम से मिलती है? एक्स सिद्धांत से। फिर आगे क्या कहता है, क्या सफलता का सूत्र देता है शासक को मैकियावली, वो भी आपको सुनना चाहिए। मैकियावली कहता है शासक को सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन समय समय पर सद्गुणों का प्रदर्शन करता रहना चाहिए ताकि जनता उसको अच्छा माने। फिर कहता है शासक को शक्ति का भी प्रदर्शन समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। देखो मित्रों, इसलिए हमारे यहाँ भी आज भी आधुनिक युग में भी शक्ति का प्रदर्शन या सैनिक अभ्यास होते रहते हैं। उनका मूल मोटिव यही रहता है, साथ में युद्ध की तैयारी के साथ साथ जनता में राष्ट्रीय भावना भी उत्पन्न करना। तो मैकियावली भी जनता में राष्ट्रीय भावना के लिए शक्ति के प्रदर्शन पर बल देता है। इसके बाद मित्रों हम आगे देखते हैं कि मैकियावली क्या सलाह देता है शासक को। मित्रों, मैकियावली शासक को अगली सलाह देता है कि शासक को स्वयं आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए। शासक को स्वयं आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि आर्थिक व्यापारिक कार्य अगर शासक करेगा तो और जनता भी करेगी तो दोनों में प्रतियोगिता आ जाएगी। तो जनता इतना सम्मान शासक का नहीं कर पाएगी और शासक को भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी के रूप में देखेगी, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना का भी संचार नहीं होगा। इस प्रकार से मैकियावली कहता है शासक चूंकि यानी कि राज्य आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करेगा, तो इस प्रकार से देखें तो मैकियावली राज्य के लिए आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। तो कहता है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में कैसी नीति अपनाएगा? हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। कैसी नीति अपनाएगा? हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। हस्तक्षेप की नीति का मतलब है कहीं ना कहीं मैकियावली की व्यक्तिवाद वाली नीति, आज की पूंजीवादी नीति आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन कर देता है इस सेंटेंस के माध्यम से, क्योंकि पूंजीवाद की भी वर्तमान में यही विशेषता है कि राज्य आर्थिक कार्य नहीं करेगा। तो मैकियावली भी कहता है शासक को आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो समानता है कि मैकियावली ने कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी में जो विचार कह दिए वो आज पूंजीवाद में भी दिखाई देते हैं। अगली जो नीति बताता है शासक को सफलता का सूत्र देता है, पुरस्कार और दंड की नीति के बारे में देता है। पुरस्कार और दंड की नीति के बारे में मैकियावली क्या कहता है? शासक को स्वयं पुरस्कार देने चाहिए, जबकि दंड अधीनस्थों से दिलवाना चाहिए। शासक को पुरस्कार क्या देने चाहिए? स्वयं। और दंड किससे दिलवाना चाहिए? अधीनस्थों से दिलवाना चाहिए, क्योंकि दंड में अगर कोई कमी रह गई है तो ताकि सुधार शासक उसमें कर सके। पुरस्कार शासक स्वयं देगा, दंड अधीनस्थों से दिलवाएगा। अगर दंड में कोई कमी रही है तो उसमें सुधार भी कर पाएगा, न्याय की स्थापना भी कर पाएगा। अगला जो सलाह देता है शासक को मैकियावली, वो कहता है चापलूसों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चापलूस जो व्यक्ति होते हैं वो यथास्थिति से शासक को दूर रखते हैं, उसे दिग्भ्रमित करते हैं, उसे सामने एक आडंबर में जो आवरण है वो पहना देते हैं, झूठ वाला जो है वह बाह्य वातावरण तैयार करते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा शासक को कहीं ना कहीं निम्न स्तर पर ले जाते हैं। तो ऐसे चापलूसों से दूरी बनानी रखनी चाहिए। उनको मंत्री तो कदापि नहीं बनाना चाहिए, मंत्री योग्य व्यक्तियों को ही बनाना चाहिए। मंत्री किसको बनाना चाहिए? योग्य व्यक्तियों को ही बनाना चाहिए। यह भी मैकियावली कहीं ना कहीं कह देता है, चापलूसों से दूरी और मंत्री योग्य व्यक्ति को बनाना चाहिए। अगली सलाह क्या देते हैं मैकियावली शासक को कि जीते हुए राज्य के प्रति कैसी नीति अपनानी चाहिए। तो मैकियावली कहते हैं जीते हुए राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल कर लेने तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए। तो इस प्रकार से मैकियावली यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से संघात्मक शासन का समर्थन कर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कह देते हैं कि जो विजित राज्य है उसकी आंतरिक स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए। और मित्रों आप जानते भी हैं, इतिहास भी गवाह है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई भारत में। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हम पर शासन तो किया, साथ में हमारी आंतरिक नीतियों पर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। हमें चर्बी वाले कारतूस प्रदान किए, हमारे बाल रखने पर भी उन्होंने शंका जाहिर की और हम पर प्रतिबंध लगाए। तो ऐसी नीतियां अपनाने के कारण ही कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति या विद्रोह हुआ। तो कहता है जीते हुए राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो मैकियावली ने बताई शासक को, सारी यथार्थवादी हैं, कहीं ना कहीं शक्ति पर आधारित हैं। इसलिए मैकियावली को कहते भी हैं कि वो यथार्थवाद की बात करता है, शक्ति राजनीति का जनक है। तो ये ध्यान रखना
भी चाहिए। अब मित्रों मैं आपको दोबारा से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ। सफलता के सूत्र, राज्य शिल्पकला के सिद्धांत, ये भी ध्यान रखना। पहला, ये सफलता के जो सूत्र हैं शासक को मैकियावली प्रदान करता है, ये शक्ति पर आधारित हैं, यथार्थवादी हैं, राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं और इन्हें राज्य हितों की वृद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रिंस के 18वें अध्याय में दिए गए हैं। कौन कौन सी सफलता के सूत्र प्रदान करता है मैकियावली? पहला कहता है उसे निरंतर शक्ति का अर्जन करना चाहिए। दूसरा कहता है निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। तीसरा कहता है शांति काल में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा कहता है सिर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए। लोमड़ी की नीति का मतलब है गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि शत्रु का ज्ञान हो जाए। फिर आगे कहता है अगर शत्रु का ज्ञान हो जाए तो शेर की भांति उसे निर्दयता पूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। तो ये बेसिकली कहता है कि शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करनी चाहिए। फिर वास्तव में शेर लोमड़ी की नीति से कौन व्यक्ति प्रभावित हैं? तो एक अभिजनवादी विचारक हैं प्लेटो। वो अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में मैकियावली की शेर लोमड़ी की नीति से बल चातुर्य की अवधारणा लेते हैं। बल चातुर्य की अवधारणा के आधार पर वो कहते हैं चूंकि अभिजन वर्ग के पास बल चातुर्य रहता है और आम जनता के पास नहीं रहता, इसलिए अभिजन वर्ग अपने आप को शासन में बनाए रखता है। बल का मतलब यहाँ सैनिक शक्ति से, चातुर्य का मतलब अंगगणित जोड़ तोड़ के ज्ञान से है। फिर मैकग्रेगर का जो एक्स सिद्धांत है वो भी मैकियावली के शक्तिवादी सिद्धांत पर आधारित है। मैकियावली ने लोक प्रशासन में संगठन के बारे में एक्स और वाई दो सिद्धांत दिए थे। तो एक्स सिद्धांत में उसने कहा था इसमें मानव को असामाजिक नैतिक प्राणी मान के चला जाता है और अनुशासन पर बल दिया जाता है, जबकि वाई सिद्धांत में मानव को सकारात्मक प्राणी माना जाता है और उसमें संचार का अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। तो देखा जाए मैकग्रेगर का जो एक सिद्धांत है वो प्लेटो की शेर लोमड़ी की नीति पर ही आधारित है। हाँ, यद्यपि मैकग्रेगर वाई सिद्धांत को अच्छा मानते हैं, लेकिन उनका जो एक्स सिद्धांत वाला जो फार्मूला है, लक्षण है, संगठन के नियम है, वो मैकियावली की शेर लोमड़ी की नीति पर ही आधारित है। फिर अगला मैकियावली शासक को सलाह देता है कि सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है। फिर कहता है शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहिए, इससे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है। आगे फिर मैकियावली कहता है कि शासक को पराई स्त्री और दूसरे की निजी संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को शत्रु का शासक बना देते हैं। किसका? शासक का शत्रु बना देते हैं। व्यक्ति का जो है अगर ये छीनेंगे तो शासक का स्थायी शत्रु हो जाएगा। इसी संदर्भ में मैकियावली का कथन भी है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल जाता है परंतु उसके द्वारा दी गई संपत्ति को नहीं। फिर अगला मैकियावली भी कहता है शासक को स्वयं आर्थिक कार्य नहीं करने चाहिए, इससे जनता और शासक के बीच में प्रतियोगिता भी आ जाती है। फिर कहता है पुरस्कार दंड की नीति में पुरस्कार स्वयं देने चाहिए, दंड अधीनस्थों से दिलवाना चाहिए, क्योंकि दंड की नीति में अगर कोई कमी रहेगी तो उसमें भविष्य में सुधार किया जा सके। फिर अगला मैकियावली सलाह देता है शासक को कि चापलूसों से दूरी बना के रखनी चाहिए और योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। फिर कहता है जीते हुए राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से मैकियावली अप्रत्यक्ष रूप से संघात्मक शासन का भी समर्थन कर देता है। तो मित्रों, हमने मैकियावली के अनेक विचार पढ़े, तो सारे विचार आपको ध्यान में रहना चाहिए। हमने क्या क्या पढ़ा, अब दोबारा से 3 बार वीडियो को देखना है। सबसे पहले तो जाकर इसका जीवन परिचय देखना है, फिर मैकियावली की पुस्तकें, फिर मैकियावली पर आधुनिक जो विचारकों ने पुस्तकें लिखी हैं वो, फिर मैकियावली के मानव प्रकृति संबंधी विचार, फिर मैकियावली के धर्म, राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार, फिर मैकियावली के राज्योत्पत्ति संबंधी विचार, फिर मैकियावली और राज्य के कार्य क्या बताता है, फिर मैकियावली संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से करता है, फिर मैकियावली संप्रभुता के बारे में क्या कहता है, फिर मैकियावली शासक को सफलता पर आधारित सूत्र क्या प्रदान करता है। हमने आज इतनी बातें पढ़ी, तो लेकिन इस वीडियो को आप लगातार 3 बार देखना, तब जाके फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट मैकियावली का शुरू करेंगे। उसमें हम चर्चा करेंगे कि मैकियावली के विचारों के बारे में आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं, उन पर हम गहन विश्लेषण करेंगे कि मैकियावली मध्य युग का अंत करता है, मैकियावली अपने युग का शिशु है, या मैकियावली प्रथम आधुनिक विचारक है। तो इन 3 बातों पर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।